अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th की क्लास का पहला चैप्टर जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम है। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये ना भूलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमें केमिकल रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है। केमिकल रिएक्शन है क्या चीज? तो इसके डेफिनेशन अगर आप देखें कि अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म। तो इसको समझने के लिए हमें इस एनिमेशन को समझना जरूरी है कि जिसमें H2O2 के साथ मिलके वाटर बना रहा है। तो H और H के बॉन्ड टूटेंगे, O और O के बॉन्ड टूटेंगे और हमारे पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा, जिसमें वाटर में O और H आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो H और H ने बॉन्ड तोड़े और O ने बॉन्ड तोड़े, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई और O और H के बीच में बॉन्ड बना, ये बॉन्ड मेकिंग हो गई। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग को टोटल हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ रिएक्शन समझना जरूरी है केमिकल इक्विलिब्रियम को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो हमारे पास 1803 तक साइंटिस्ट यही सोचते थे कि हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं वो सिर्फ इरिवर्सिबल होते हैं, जिसकी एग्जांपल आप इस एनिमेशन में समझ सकते हैं कि HCl और NaOH आपस में मिलते हैं, ये NaCl प्लस वाटर बनाते हैं। ये एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब NaCl और वाटर एज अ प्रोडक्ट बन सकते हैं। NaCl और वाटर वापस रिएक्ट करके हमें HCl और NaOH नहीं दे सकते। तो 1803 तक साइंटिस्ट केमिस्ट यही समझते थे कि हमारे पास रिएक्शन क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। लेकिन 1803 के बाद हमारे पास एक बुजुर्ग आए, बाबा जी आए, जो आपका सर का दर्द बन गए और मेरे सर का दर्द बन गए। मुझे पढ़ाना पड़ गया और आप लोगों को पढ़ना पड़ गया कि उसने कहा कि रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? फॉरवर्ड भी जाते हैं कुछ रिएक्शन और वो बैकवर्ड भी आते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है। और इस एग्जांपल को समझने के लिए हमें ये एनिमेशन जो एंड्स की अगर आप देखें, जिसमें रिएक्टेंट लिखा गया है और प्रोडक्ट लिखा गया है, रिएक्टेंट फॉरवर्ड भी जा रहा है और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट की तरफ भी आ रहा है। किस फॉर्म में कि आपको एंड्स मूवमेंट करते हुए फॉरवर्ड भी दिखेंगे और बैकवर्ड भी दिखेंगे। ये शो कर रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिएक्शन बैकवर्ड भी आ रहा है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंसेस पढ़ सकें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में। तो पहला जो पॉइंट है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं यूनिडायरेक्शनल होते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं? बाई डायरेक्शनल होते हैं। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसी तरह जो हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और इसी तरह रिवर्सिबल में भी हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ये इन दोनों की सिमिलैरिटी है। लेकिन जो अगला स्टेप है, थर्ड स्टेप, कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं देता इरिवर्सिबल के केस में, और रिवर्सिबल के केस में हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी देता है। मतलब रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल, ये दोनों डायरेक्शन में जाता है। और ये तो होगा क्योंकि रिवर्सिबल के केस में ऐसा ही होगा। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस किताब में लिखा हुआ है कि हमारे पास रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाता है रिवर्सिबल में, और इरिवर्सिबल के केस में हमारे पास नहीं जाता, रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इरिवर्सिबल के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास होती है कंप्लीट एरो, और रिवर्सिबल के लिए जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है? हमारे पास बाई डायरेक्शनल हार्मोन्स कहते हैं इसे, या इसको हाफ एरोस कहते हैं। यानी ये हाफ एरोस शो कर रहे होते हैं हमारे पास कि ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जो इरिवर्सिबल की एग्जांपल है HCl प्लस NaOH, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके थे कि NaCl प्लस वाटर बनाता है। रिवर्सिबल की जो एग्जांपल है हमारे पास N2 प्लस 3H2 हमें क्या दे रहा होता है? 2NH3। और ये रिएक्शन की जो डायरेक्शन है ये आपको याद रखनी है हमेशा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो इस बाई डायरेक्शनल हार्मोन्स को समझना जरूरी है। हमेशा याद रखिएगा इस पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में इस हाफ डायरेक्शंस को आपने यूज करना है। कंप्लीट रिएक्शन वाले डायरेक्शन को यूज नहीं करना, कंप्लीट एरो वाले डायरेक्शन को, वरना वो रिएक्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल भी ये जो हम GNT की बता रहे थे, एंड की, कि हम क्या कह रहे थे कि वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल में हम कंसिडर कर सकते हैं।
फिर हमारे पास अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने के लिए SO2 प्लस O2 जो SO3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें कि SO2 O2 SO3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ को समझेंगे, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है उसी से आपको रिवर्सिबल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम की सेंस की समझ आएगी। तो अब अगर हम इस ग्राफ को देखें कि इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि आपको रिएक्टेंट भी दिख रहे हैं और प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं, लेकिन रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। यानी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये पॉइंट आपको समझना है कि रिएक्टेंट आपके पास क्या है, SO2 और O2 है। रिएक्टेंट आपके पास क्या है, SO2 और O2 है, और प्रोडक्ट आपके पास क्या है, SO3 है। तो अगर हम इसको इस ग्राफ में देखें तो रिएक्टेंट SO2 और O2 ग्राफ में क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और जो प्रोडक्ट है हमारे पास SO3 वो वक्त के साथ साथ क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये शो कर रहा है कि, लेकिन इस ग्राफ में इवन आप ये भी देखें कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे, यानी कंप्लीटली रिएक्टेंट यूज नहीं होते। इसी तरह जो प्रोडक्ट है वो भी इतना नहीं बनेगा कि रिएक्टेंट की लाइन को ही क्रॉस कर दे जहां से रिएक्टेंट स्टार्ट हुए थे। तो इसका पॉइंट हमें ये ग्राफ में समझ आता है कि वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली यूज नहीं होंगे। इसीलिए कभी भी रिएक्टेंट 100% यूटिलाइज नहीं होंगे, यूज नहीं होंगे, वो एक्स एक्सिस की लाइन को टच नहीं करेंगे। और इसी तरह जो प्रोडक्ट है वो भी इतना यूज होगा कि वो रिएक्टेंट की लाइन से ज्यादा नहीं जाएंगे, कि इतने प्रोडक्ट नहीं बनेंगे कि वो आपको 100% रिएक्टेंट यूटिलाइज होता हुआ दिख रहा हो और वो प्रोडक्ट 100% दे दे। तो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको 100% प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और हमेशा एक पॉइंट आ जाएगा इसमें कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो लाइंस होंगी, यानी जो कंसंट्रेशन की जो ग्राफ है या स्लोप आपको दिख रहा होगा, एक वक्त में पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के। इसका मतलब ये होगा कि उस वाले पॉइंट पे कंसंट्रेशन ना अब रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है और ना ही प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट क्या होता जा रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और फिर उसने एक पैरेलल स्लोप यानी हॉरिजॉन्टल स्लोप बना लिया था, हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली थी, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और वो ये शो कर रहा था कि कंसंट्रेशन अब डिक्रीज नहीं हो रही रिएक्टेंट की। और इसी तरह प्रोडक्ट जो इंक्रीज होता जा रहा था, उसने भी एक वक्त में हॉरिजॉन्टल कंडीशन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। वो भी ये शो कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट अब और नहीं बन रहा। तो जिस पॉइंट पे ये पैरेलल हो जाते हैं एक्स एक्सिस के, वही पॉइंट असल में इस पूरे चैप्टर का कंसर्न है। उसी पॉइंट को हमने डिस्कस करना है, जिसको हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज ना हो रही हो, उस पॉइंट को असल में हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास इस ग्राफ में ये समझना है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास रिएक्टेंट कम होते जाते हैं, प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं, और एक वक्त प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, चेंज नहीं हो रही होती। उस वाले पॉइंट पे जिस पे कांस्टेंट हो जाए उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और जो दूसरा ग्राफ हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के कैसे रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो दोनों हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज होते हैं और किस वक्त वो एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। तो ये पॉइंट भी इस ग्राफ में समझना जरूरी है। तो इस ग्राफ पे अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन जब तक आप इस पॉइंट को नहीं समझेंगे आपको इस चैप्टर की समझ नहीं आएगी। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, तो आपको जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है, वो वक्त के साथ साथ क्या होता जाएगा, जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा, और जो बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए। उस वाले पॉइंट पे जब फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है, वही वाला पॉइंट हमारा इस चैप्टर का कंसर्न है, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का कंसर्न है। और यही वो पॉइंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि फॉरवर्ड भी रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, और बैकवर्ड भी रिएक्शन होता है, और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, जहां ये पॉइंट मीट कर रहे हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम।
तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को समझना कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है। तो ऑलरेडी मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज आता है, एक स्टेट आता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर आ जाता है, जिस पॉइंट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस स्टेट पे आपको रिएक्टेंट्स भी मिलेंगे और आपको प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, मतलब ये मिक्सचर होगा। ये स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन आपको मिल रही होगी। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपको अमाउंट वर्सेस टाइम यानी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है कि रिएक्टेंट यूज होता जा रहा है और प्रोडक्ट बनता जा रहा है। तो रिएक्टेंट 100% यूज नहीं हुआ और प्रोडक्ट 100% बना भी नहीं। इसका मतलब कुछ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी होगी केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान और कुछ कंसंट्रेशन आपके पास प्रोडक्ट की भी होगी। इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा। और जहां ये पैरेलल हो जाते हैं, मैंने ऑलरेडी कहा कि पैरेलल स्टेट ही आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है, यानी पैरेलल किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो आपको दिख रहा होगा कि उस इक्विलिब्रियम के स्टेज के दौरान आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी तरह जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिकल इक्विलिब्रियम का, जिसको हमने पहले भी एक पॉइंट डिस्कस किया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो इसको समझने के लिए हमें इस एनिमेशन को समझना है कि जिसमें आपको ये बॉल्स दिख रहे हैं, ये दो बॉल्स एक तरफ हैं ए और बी, और इसी तरह ये 6 बॉल्स हैं। तो इनकी मूवमेंट अगर आप देखें तो आपको हमेशा ही 2 बॉल्स दिख रही होंगी एक तरफ और हमेशा ही 6 बॉल दूसरी तरफ दिख रही होंगी, लेकिन फिर भी मूवमेंट हो रही होगी। ये बॉल्स की मूवमेंट कंटिन्यूअसली चल रही होगी, स्टॉप नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का भी नाम देंगे कि इक्विलिब्रियम है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही दोनों तरफ। 2 बॉल्स यहां है और 6 बॉल्स के पार्टिकल वहां हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट है। एक ही वक्त में 2 बॉल्स यहां मूवमेंट कर रहे हैं और इसी तरह अगले ही उसी मूवमेंट में 2 बॉल्स प्रोडक्ट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब मूवमेंट माइक्रोस्कोपिकली मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट चल रही है दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट की तरफ, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। 2 बॉल्स यहां, 6 बॉल्स वहां, वो अपना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपनी कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मूवमेंट्स आपको दिखेगी। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को कंफ्यूज करेगा कि इक्विलिब्रियम, हमेशा वो सोचते हैं कि इक्विलिब्रियम तब रहेगा कि 50% इधर होना चाहिए रिएक्टेंट और 50% उधर होना चाहिए रिएक्टेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास चाहे यहां 10 मॉलिक्यूल्स हों और उस तरफ आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हों, तब भी इक्विलिब्रियम होगा। कैसे इक्विलिब्रियम होगा? वो उस मूवमेंट के, क्योंकि इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के रिस्पेक्ट से, कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसी एनिमेशन में अगर आप देखें कि आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे कि 2 बॉल्स के पार्टिकल इधर मूवमेंट कर रहे हैं और वही 2 बॉल उसी टाइम यहां भी मूवमेंट कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब ये रेट जो फ्लो है या स्पीड है वो दोनों तरफ क्या है, बराबर है। फॉरवर्ड भी उतनी ही मूवमेंट हो रही है जितनी बैकवर्ड हो रही है। इसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ना कि आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को देखना कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो बराबर नहीं है, कैसे हम इसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहें। तो इस सेंस को बहुत आपको क्रिटिकली सोचना है और समझना है कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है दोनों तरफ बराबर नहीं होनी चाहिए। जो उनकी फ्लो है वो बराबर होनी चाहिए, जो उनकी स्पीड है वो बराबर होनी चाहिए। तो हमें ये रिएक्शन ऐसे दिख रहा होगा कि अगर हम मैक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे, हमें अपेयर बाहर से ऐसे दिख रहा होगा कि ये रिएक्शन स्टॉप है। स्टॉप इसलिए कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, तो हमें दिख रहा होगा अपेरेंटली कि रिएक्शन चल नहीं रहा। लेकिन रियलिटी में जब हम माइक्रोस्कोपिकली से देखेंगे तो वो फ्लो ऑफ पार्टिकल हमें दिख रहा होगा, जिसको मैं यहां एनिमेशन में आपको समझा रहा था कि फ्लो ऑफ पार्टिकल होगा लेकिन कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी जिन कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आया होगा। वो कंसंट्रेशंस क्या है? 6 बॉल आपके राइट की तरफ और इसी तरह लेफ्ट की तरफ के 2 बॉल्स हैं। तो वो कंसंट्रेशन अब भी कांस्टेंट है चाहे पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स इक्वल रेट के साथ फ्लो कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम।